एपिसोड की शुरुआत होती है लूफी से जो अपने होम टाउन में 16 साल की उम्र में कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है। उसकी इस ट्रेनिंग को बार्थोलोम्यू कूमा छुपकर देख रहा होता है। उसे अचानक ड्रैगन के साथ हुई एक पुरानी बातचीत याद आ जाती है। ड्रैगन, शायद तुम इस आइलैंड से वाकिफ हो, कूमा कहता है। मैं जब इस जगह से गुजर रहा था तो एक छोटे से बच्चे पर मेरी नज़र पड़ी। लेकिन इससे पहले कि कूमा कुछ और कहता है, ड्रैगन उसकी बात काट देता है। अगर तुम इसी बारे में बात करने आए हो तो उससे अच्छा होगा कि तुम मुझे खत्म ही कर दो। कूमा चौंक कर पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? ड्रैगन गंभीरता से कहता है, एक बच्चा माता पिता की सबसे बड़ी कमजोरी होता है। ये सुनकर कुमा अंदर से हिल जाता और धीमे स्वर से बोलता है, मुझे माफ करना। मैं जो कुछ भी देखा वो सब भूल जाऊंगा। फ्लैशबैक खत्म होता और कुमा अब भी लूफी को छुपकर देख रहा होता है। उधर लूफी अपने आप से बोलता है, वाह, ये मूव तो कमाल का था। इसे मैं किसी खतरनाक दुश्मन पर इस्तेमाल करूंगा। फिर वो अपने दिल से कहता है, अपना क्रू बनाने से पहले मुझे इतना मजबूत बनना होगा कि कोई उन्हें मुझसे छीन ना सके। अगर किसी ने कोशिश की तो मैं उसके चेहरे पर अपना स्पेशल मूव जड़ दूंगा। इसी बीच कुमा को एक कॉल आता है और वो अपने पॉप अप फ्रूट की मदद से वहां से गायब हो जाता है। लूफी अचानक चौंक जाता है। अभी अभी मुझे एक अजीब सी फीलिंग आई। शायद इस जंगल में अब भी कई मजबूत दुश्मन छिपे हैं, लेकिन एडवेंचर पर निकलने से पहले मैं इन्हें हरा कर रहूंगा। सीन चेंज होता है समुद्र के बीच। कुछ पायरेट्स एक व्यापारिक जहाज को लूटकर भाग रहे होते हैं। तभी वहां कूमा आता और उसे देखकर सब डरकर चोरी का सामान वापस कर देते हैं। शाम को कूमा ज्वेलरी बोनी के लिए एक चिट्ठी लिखता है, दुनिया बहुत खूबसूरत है बोनी। इसकी असली सुंदरता किताबों या तस्वीरों से महसूस नहीं की जा सकती। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखों से इस अद्भुत दुनिया को देखो और मैं तुम्हारा चेहरा देख सकूं जब तुम ऐसा करोगी। अब हमें दिखाया जाता है सॉर्बेट किंगडम का चर्च, जहाँ बोनी परेशान बैठी है। वो सोचती है पापा ने कहा था वो खत भेजेंगे, लेकिन अभी एक खत भी नहीं आया। वहीं चर्च में एक शख्स बोनी से कहता है, हो सकता है कुमा बहुत बिजी है। सॉर्बेट की पुरानी रानी बोनी को दिलासा देती है, आज नहीं तो कल खत जरूर आएगा। इसी वक्त चर्च के बाहर CP8 एजेंट अल्फा आती है। वो अपने आदमी से एक अखबार चर्च के मेल बॉक्स में डलवाती है और फिर खुद कुमा द्वारा भेजा गया असली खत फाड़कर डस्टबिन में फेंक देती है। वो डस्टबिन अब कुमा के खतों के टुकड़ों से भर चुका है। अल्फा खुद में बड़बड़ाती है, कुमा एक महीने में बोनी को 10-10 खत कैसे लिख पा रहा है? अब अंदर बोनी अपना गुस्सा शांत करने के लिए रेसलिंग कर रही होती है। वो बड़ी और मजबूत बन जाती है, लेकिन जैसे ही अल्फा अंदर आती है बोनी फिर से एक मासूम बच्ची बन जाती है। अल्फा चौंकती है, क्या ये मेरा वहम था? अभी तो ये बहुत बड़ी दिख रही थी। वो बोनी को रोज की दवाई दे देती है। दृश्य बदलता है एगहेड आइलैंड की ओर। वेगा पंख अब स्टेसी से कहता है, जो कुछ भी तुम इस आइलैंड पर देख रही हो उसमें से आधा हिस्सा तो सिर्फ होलोग्राफिक है। मैं यही तकनीक पंख हजार्ड पर भी अपनाना चाहता हूँ। स्टेसी कहती है, मुझे मानना पड़ेगा, आपका नया लुक आप पर काफी सूट कर रहा है। वेगा पंख मुस्कुराता है, हाँ, खुद को पहले से बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। अब स्टेसी मुड़कर कुमा की तरफ देखती है और कहती है, कुमा, मैंने सुना है कि तुम अपना व्यक्तित्व खो दोगे। पता नहीं हम दोनों में से किसकी किस्मत ज्यादा उलझी हुई है। तुम्हारी जो इंसान होकर भी खुद कुछ नहीं कर पाएगा, या मेरी जो एक क्लोन होकर भी सब कुछ कर सकती है। वेगापंख तुरंत हस्तक्षेप करता है, इष्टसी, मैंने तुम्हें ऐसा करने से मना किया था। याद रखो तुम भी हमारी तरह इंसान हो। अब कुमार शांत स्वर में वेगापंख से पूछता है, जब मेरा व्यक्तित्व पूरी तरह खत्म हो जाएगा तब मैं कैसा बन जाऊंगा? वेगापंख गहरी सांस लेकर जवाब देता है, सोचो कुमा, अगर तुम्हें एक मासूम बच्चे को मारने का ऑर्डर दिया जाए तो उस वक्त बिना एक पल रुको, बिना हिचक के एक मशीन की तरह उस ऑर्डर को फॉलो करोगे? लेकिन कुमा, वो आगे कहता है, तुम्हारे पास अभी भी एक साल है। ये सुनते ही कुमा फिर से बोनी के लिए एक और लेटर लिखना शुरू करता है। जब तक मेरे पास वक्त है मैं बोनी के लिए लिखता रहूंगा। उसे पता होना चाहिए कि मैं क्या महसूस करता हूँ। इस एक साल को खत्म होने से पहले मैं उसे जिंदगी भर का प्यार देना चाहता हूँ। कुछ वक्त और बीतता है। अब कुमा बोनी के 9वें जन्मदिन के लिए एक स्पेशल लेटर लिखता है, लेकिन हमेशा की तरह CP एजेंट अल्फा उस लेटर को भी फाड़कर डस्टबिन में फेंक देती है। दूसरी ओर बोनी के दोस्त चर्च में उसका जन्मदिन मनाते हैं, मगर बोनी खुश नहीं है। वो रोती हुई अपने आप से कहती है, डैड, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे लेटर्स भेजोगे।
फिर क्यों नहीं भेज रहे? 6 महीने और गुजर जाते हैं। अब हमें रिवॉल्यूशनरी आर्मी को दिखाया जाता है जो कुमा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस बार भी कुमा हमारी मदद करके चुपचाप चला गया, लेकिन अजीब बात यह है कि उसने महीनों से एक शब्द भी नहीं बोला। अब हमें फिर से सॉर्बेट किंगडम की झलक मिलती है। बोनी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। वो खुशी से कहती है, मैं अब आखिरकार बाहर जा सकती हूँ। मगर तभी एजेंट अल्फा उसकी बात काटती है। नहीं बोनी, सरकार ने हमें साफ साफ कहा है कि हम तुम्हें तुम्हारे 10वें जन्मदिन तक नजर में रखें। बोनी चिल्लाती है, झूठ! वेगापंक ने मुझसे कहा था कि मैं 1 साल बाद आजाद हो जाऊंगी, और वो बात हमें 1 साल पहले हुई थी। अब सॉर्बेट की पुरानी क्वीन बोनी के दोस्तों से कहती है, अल्फा और बाकी सभी सरकारी एजेंट हैं और एक दिन ज़्यादा पी लेने के बाद उन्होंने गलती से खुद यह बात बता दी थी। कुछ तो गड़बड़ है, वरना कोई भी हेल्दी बच्ची को बीमारी का बहाना बनाकर बंद नहीं रखता। और कुमा भी ऐसा नहीं है जो एक भी खत ना भेजे। फिर वो बोनी से कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भागने का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब तुम समुद्र की यात्रा शुरू करो और अपने पापा को ढूंढो। अब बोनी क्वीन जैसे कपड़े पहनकर अपनी टीम के साथ क्वीन द्वारा तैयार करवाए गए स्पेशल जहाज पर चढ़ जाती है। मगर इससे पहले कि वो निकलती है, एजेंट अल्फा को उनकी योजना का पता चल जाता है। अल्फा हवा में छलांग मारती है, बोनी और उसके जहाज की तरफ बढ़ती है। लेकिन तभी बोनी उसे एक जोरदार पंच मारती है और अपने दोस्तों के साथ समुद्र की यात्रा पर निकल पड़ती है। और यहीं पर वन पीस का ये इमोशनल और ताकतवर एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पीस आउट।